नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों UPSSC PET में आपकी 5 नंबर की साइंस यहाँ पे पूछी जानी है। साथ ही साथ RRC ग्रुप डी एग्जाम में आपकी 25 नंबर की साइंस से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। उसी को लेके आज से हम लोग साइंस स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन साइंस में बार बार पूछे जाते हैं उन सभी खतरनाक क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। 30 में से आपको 20 तो यहाँ पे सही उत्तर देना ही है अगर आप आगामी UPSSC PET या फिर RRC ग्रुप डी एग्ज़ाम को देने वाले हैं। साथ ही साथ आप जितने क्वेश्चन को यहाँ पे अटैम्प्ट करोगे सही आपको नीचे कमेंट बॉक्स में उनका उत्तर देना है कि सर 30 में से इतने क्वेश्चन हम लोगों ने सही किए हैं। बेस्ट आपके लिए सीरीज़ रहने वाली है। डेली आज से 10 बजे आपको सुबह ये वीडियो प्रोवाइड की जाएगी साइंस की। इसमें डेली 30 क्वेश्चन रहेंगे और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ हम लोग कवर इसमें करेंगे। ठीक है, पूरी सीरीज़ कवर कर लेना है, क्वेश्चन इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? चलिए जल्दी से आंसर बताएं, किस विटामिन की कमी से होता है बेरी रोग? तो दोस्तों विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, अगर मैं जल्दी आपके क्वेश्चंस के आंसर दूं तो आप बीच में पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, और चारों ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं। विटामिन B1 की कमी से दोस्तों बेरी रोग होता है। अगर हम लोग विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछें तो थायमीन इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन इसका रासायनिक नाम होता है। साथ ही साथ दोस्तों यह फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज इत्यादि में पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें विटामिन ए के बारे में तो इसको रेटिनॉल कहा जाता है। क्लियर? और यह गाजर, हरी पत्तीदार सब्जियों, पपीता, आम वगैरह में पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन सी के बारे में बात करें दोस्तों तो एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है विटामिन सी को। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है विटामिन सी को। और विटामिन अगर B12 के बारे में बात करें तो साइनोकोवैलमिन इसको कहा जाता है। ठीक है, विटामिन B12 को क्या कहा जाता है? साइनोकोवैलमिन कहा जाता है। और इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है विटामिन B12 में? तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, और यह RBC के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण में भी बहुत अधिक सहायक होता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये कवर हो गए हमारे। B1 का हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेढक के दांत किस प्रकार के होते हैं? 4 ऑप्शन है, होमोडोंट, थीकोडोंट। चलिए आंसर दें आप इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों मेढक के दांत होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा, होमोडोंट प्रकार के। ठीक है, किस प्रकार के होते हैं? होमोडोंट प्रकार के होते हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें थीकोडोंट तो इन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऐसे दांत जो मसूड़ों में धसे होते हैं इन्हें थीकोडोंट कहते हैं, जैसे कि मनुष्य के दांत। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य के दांत किस प्रकार के होते हैं तो आप कहेंगे थीकोडोंट प्रकार के। जो दांत जबड़ों में या फिर मसूड़ों में धसे होते हैं उन्हें कहते हैं थीकोडोंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्च से क्या संबंधित है? 4 ऑप्शन अपने दिए गए हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या फिर गैलेक्टोज। इनमें से स्टार्च से क्या संबंधित है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। स्टार्च से संबंधित क्या है? ग्लूकोज अपना स्टार्च से संबंधित है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है ग्लूकोज से कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H12O6 होता है। ठीक है, C6H12O6 यहाँ पे दोस्तों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। क्लियर? अगर हम लोग फ्रक्टोज के बारे में बात करें दोस्तों तो प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है फ्रक्टोज। और यह किस में पाया जाता है? शहद में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है फ्रक्टोज? शहद में पाया जाता है। अगर हम लोग सुक्रोज के बारे में बात करें दोस्तों तो मोनोसैकेराइड की 2 अणु का निर्माण करता है। ठीक है, और अगर हम लोग गैलेक्टोज के बारे में बात करें तो यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था कहलाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था क्या कहलाती है? गैलेक्टोज कहलाती है। और कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है? CH2O2। ठीक है, CH2 उसके बाद आपका ब्रैकेट में O और बाहर 2। तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट का सूत्र। एक और दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा निकलती है? ठीक है, तो 1 ग्राम दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा उससे निकलती है। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दांत का शिखर बना होता है? दांत का शिखर किससे बना होता है दोस्तों? तो डेंटिन अपना उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। किससे बना होता है? दांत का शिखर, ठीक है, डेंटिन। अब शिखर क्या होता है? ये वाला पार्ट होता है शिखर, ठीक है। अब कुछ लोग एनेमल आंसर दे रहे होंगे, तो दोस्तों दांत के ऊपर जो परत चढ़ी रहती है ना, इसको एनेमल कहते हैं। लेकिन जो शिखर है दांत का, जिस पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है, हम लोग अगर कुछ काटेंगे तो प्रेशर कहाँ पे पड़ेगा? यहाँ जो शिखर होता है इस पर पड़ेगा, तो इसमें डेंटिन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर अपने और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई या फिर विटामिन डी। तो स्कर्वी किसकी कमी से होता है दोस्तों? विटामिन सी की कमी से, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों विटामिन सी को कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें किस किस में पाया जाता है विटामिन सी, तो नींबू में, संतरा में, मौसम्मी, आंवला, टमाटर इत्यादि में विटामिन सी आपका प्रचुरता में पाया जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों फिनोक्विनोल विटामिन के का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। और इसकी कमी से रक्त का थक्का या फिर जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, वो नहीं जमती। जैसे कि मान लो कट लग गया, कहीं हाथ पे कट लग गया और उसमें रक्त का थक्का जम जाता है, जिससे आपका खून बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो अगर विटामिन के की कमी होती है तो आपका खून बहना बंद नहीं होता है, ठीक है। आप सिंपली ये समझ लें। विटामिन ई के बारे में बात करें दोस्तों, तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेप्सिन क्या होता है? आपको बताना है। हार्मोन होता है, एंजाइम होता है, विटामिन या फिर पोषक तत्व? तो दोस्तों पेप्सिन होता है एक एंजाइम, ठीक है। पेप्सिन क्या होता है? एक एंजाइम होता है और प्रोटीन को पेप्टोन्स में ये परिवर्तित करता है। क्लियर? तो ये हार्मोन मत समझना, एक एंजाइम होता है, प्रोटीन को यह किस में बदलता है? पेप्टोन में बदलता है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों जो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सभी एंजाइम क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं सिंपली कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ठीक है। लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ पे होता है? ठीक है, यानी कि ग्लाइकोजन का संग्रह आपको बताना है कि कहाँ पे होता है। तो दोस्तों ग्लाइकोजन का संग्रह यकृत तथा पेशियों में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? यकृत तथा पेशियों में आपका ग्लाइकोजन का संग्रह होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा तत्व है जो दंत एनेमल को कठोर बनाता है? ठीक है, जो एनेमल पाया जाता है ना, मैंने अभी बताया था, जैसे कि ये दांत है तो इसके चारों तरफ एक परत पाई जाती है एनेमल की, ठीक है। और ये पार्ट कौन होता है? ये होता है डेंटिन, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा तत्व है जो दंत एनेमल को कठोर बनाता है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन दंत एनेमल को कठोर बनाता है। चलिए कैल्शियम के बारे में थोड़ा देख लो। दांत में 80% जो पार्ट होता है वो कैल्शियम का ही बना होता है, ठीक है। 80% दांत बना होता है भैया कैल्शियम का। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं फिर। पित्त का मुख्य कार्य कौन सा होता है? ठीक है, पित्त का निर्माण सबसे पहले तो कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। क्लियर? कहाँ पे होता है पित्त का निर्माण? फिर से देख लो, यकृत में होता है पित्त का निर्माण। साथ ही साथ दोस्तों पित्त पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है, ठीक है। क्या करता है? वसा का इमल्सन करता है पाचन और शोषण के लिए। भोजन को क्षारीय बनाने का काम पित्त करता है। साथ ही साथ दोस्तों पित्त रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टैकोलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है, ठीक है। और निर्माण कहाँ पे होता है पित्त का? यकृत में। और संग्रहित कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। क्लियर? चलिए आंसर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनन क्षमता में कमी होती है किस विटामिन के कारण? और क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, किस विटामिन के कारण जनन क्षमता में कमी होती है? तो विटामिन डी अपना आंसर हो जाएगा, विटामिन ई के द्वारा। क्लियर? किस विटामिन के द्वारा? विटामिन ई के द्वारा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या था? टोकोफेरॉल था, ठीक है। क्या था? टोकोफेरॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख लो। पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं, अगर हम लोग बात करें पानी में घुलनशील यानी वाटर में घुलनशील,
तो विटामिन बी और सी होते हैं पानी में घुलनशील। अगर हम लोग बात करें वसा में या फिर फैट में घुलनशील, तो दोस्तों विटामिन ए, डी, ई और के ये होते हैं वसा में घुलनशील। ठीक है, तो बी सी को याद कर लो कि ये वाटर में डिज़ोल्व हैं। ठीक है, बाकी तो ये वसा में हो ही जाएंगे फिर। क्लियर। चलिए, विटामिन की खोज किसने की थी भैया? क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, विटामिन की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो फंक अपना दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने की थी विटामिन की खोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए में होते हैं, क्या होते हैं डीएनए में? 4 ऑप्शन है, अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, पेप्टॉन्स, न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होते हैं दोस्तों डीएनए में, आपको बताना है। आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, डीएनए में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। चलिए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म होता है। क्लियर। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? इन 4 में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है। ठीक है, अब इनको थोड़ा देख लो, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये सब क्या होते हैं? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के मोनोसैकेराइड कौन से हैं? तो ग्लूकोज हैं और फ्रक्टोज हैं, ये मोनोसैकेराइड हैं। डाइसैकेराइड के बारे में हम लोग बात करें तो दोस्तों माल्टोज, ठीक है, सुक्रोज और लैक्टोज। ठीक है, ये होते हैं डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। डाइसैकेराइड है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। उसके बाद दोस्तों पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत क्या क्या आता है? फिर पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आता है स्टार्च, ठीक है, ग्लाइकोजन, उसके बाद सेलुलोज भी आता है। ठीक है, उसके बाद काइटिन भी आता है। ठीक है, तो ये 4 आते हैं पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत, समझ लेना इसको। ठीक है, ये आपका स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन नहीं है, ग्लाइकोज है। ठीक है, उसके बाद सेलुलोज है और काइटिन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? अभी हम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले कौन सा है, तो इनमें से डाइसैकेराइड माल्टोज। ठीक है, डाइसैकेराइड कौन कौन से होते हैं दोस्तों? डाइसैकेराइड होते हैं माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? ठीक है, किसके संश्लेषण के लिए दोस्तों कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? चलिए जल्दी से आंसर बताएं आप। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, एस्ट्राडियोल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी अपना उत्तर हो जाएगा। किसके संश्लेषण के लिए? एस्ट्राडियोल के संश्लेषण के लिए। इंसुलिन के बारे में बात कर लो थोड़ा दोस्तों। तो इंसुलिन का निष्कर्ष अग्न्याशय से होता है। ठीक है, अग्न्याशय की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं ना, उनसे इंसुलिन निकलता है आपका, और इसकी कमी से क्या हो जाता है? डायबिटीज़ हो जाता है भैया। आजकल बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है। ठीक है, फिर उसमें क्या लगता है? इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं या फिर आपको कंट्रोल करना पड़ता है। और इंसुलिन ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? 4 में से आपका दुग्ध प्रोटीन कौन सा है? तो सिंपली यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, केसीन। ठीक है दोस्तों, केसीन आपका क्या है? दुग्ध प्रोटीन है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? यानी प्रोटीन से अमीनो अम्ल कहाँ पे बनते हैं? हमारी आहार नाल में। ठीक है, तो छोटी आंत में होता है ये सब। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है, सिंपली आंसर दे देना, छोटी आंत में। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? 4 ऑप्शन है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को यहाँ पे हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन डी को क्या कहा जाता है? यहाँ पे हार्मोन भी कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों मछली के लीवर में विटामिन डी पाया जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि मछली के लीवर में विटामिन डी पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन, रेनिन का श्रवण करने वाला अंग कौन सा होता है? ठीक है, जल्दी से बताएं क्या होगा अपना आंसर, रेनिन का श्रवण करने वाला अंग। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि आमाशय। ऑप्शन नंबर बी अपना उत्तर हो जाएगा। रेनिन का अगर आपसे पूछा जाए श्रवण करने वाला अंग कौन सा है, सिंपली आंसर देना आमाशय। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह कौन सा है यहाँ पे? ठीक है, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का आपको समूह बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, जिनमें निमेशक पटल आता है, आपका कृमि रूप परिशेषिका आता है, कर्ण पेशियाँ आती हैं और कॉक्सी अस्थि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना उत्तर हो जाएगा। ये है निष्क्रिय अंग। ये जो 4 अंग आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, ये निष्क्रिय अंग हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुनरुद्भवन किस में मिलता है? रीजनरेशन इन 4 में से किन में मिलता है? ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सोचें थोड़ा फिर बताएं। पुनरुद्भवन इनमें से किन में मिलता है? प्लेनेरिया अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवृत्ति अंग इनमें से कौन से हैं? ठीक है, समवृत्ति अंग आपको बताना है, एनालॉगस ऑर्गन्स। तो ऑप्शन नंबर ए अपना उत्तर हो जाएगा। चमगादड़ के पंख व तितली के पंख आपके समवृत्ति अंग हैं। ठीक है, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख क्या हैं? आपके समवृत्ति अंग। समजात अंग देख लो थोड़ा क्या होता है। ठीक है, ये तो आपका एनालॉगस हो गया। उसके बाद आप देख लो होमोलॉगस क्या कहलाता है। तो दोस्तों वैसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं। यानी कि जो मूल रचना थी उन पंखों की, ये तो समान थी, लेकिन विभिन्न कार्यों के करने के कारण अलग अलग वो हो जाते हैं। तो ऐसे अंगों को कहा जाता है होमोलॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, और एनालॉगस ऑर्गन्स किन्हें कहते हैं? तो ऐसे अंग जो समान कार्य के उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं। ठीक है, जन्म के समय तो वो मतलब अलग अलग थे, भ्रूण में तो अलग अलग थे, लेकिन समान कार्य होने के कारण एक जैसे हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है एनालॉगस ऑर्गन। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। कौन सी हार्मोनल बीमारी है? 4 में से हार्मोनल बीमारी कौन सी है? जुकाम, घेंघा, ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी। चलिए जल्दी से आंसर दें। तो हार्मोनल बीमारी कौन सी है आपकी? ऑप्शन नंबर बी अपना उत्तर हो जाएगा, घेंघा रोग। ठीक है, और थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से घेंघा रोग होता है। आप सभी को पता है, जब आयोडीन की कमी हो जाती है ना, तो जो थायराइड ग्लैंड होता है उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। ठीक है, आपके गले में पाई जाती है ना एच आकार की थायरॉक्सी ग्रंथि। ठीक है, तो जब आपकी थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन की भी वहाँ पे कमी हो जाती है, जिससे आपका घेंघा रोग होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, ट्यूबरकुलोसिस यह किससे फैलता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। और बीसीजी का टीका लगता है आपकी टीबी बीमारी के लिए। ठीक है, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कालमेटिक ग्यूरिन होता है। ठीक है, और ये कौन सा लेप्रोसी क्या होता है? तो दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रिया नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, और इसकी रोकथाम के लिए एमडीटी का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगाया जाता है? एमडीटी का टीका लगाया जाता है। इसको आप सिंपली कोड भी कह सकते हैं। ठीक है, पुरानी पिक्चरों में देखा है ना कोड, तो लेप्रोसी को दोस्तों कोड आप कह सकते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रिया नामक बैक्टीरिया से ये होता है, और मल्टी ड्रग थेरेपीज़ के लिए होती है एमडीटी। क्लियर। चलिए डार्विनिज्म क्या है? ठीक है, डार्विनिज्म क्या है आपको बताना है। ठीक है, क्या होता है डार्विनिज्म? तो दोस्तों प्राकृतिक चयन को डार्विनिज्म कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। और आपको पता होगा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक की रचना चार्ल्स डार्विन के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, एग्जाम में बार बार ये किताब पूछी जाती है। चार्ल्स डार्विन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। जब 2 जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो और दूसरे को कोई लाभ ना हो, तब वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों जब 2 जीव साथ रहें, एक को लाभ हो रहा हो और एक को लाभ नहीं हो रहा हो, उसको कहते हैं कॉमेंसलिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना उत्तर हो जाएगा। कॉमेंसलिज्म आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और कॉमेंसुअलिज्म को हिंदी में क्या कह सकते हैं हम लोग? सहभोज्यता कह सकते हैं। ठीक है, सहभोज्यता। चलो इसको देख लो थोड़ा, सहभोज्यता अपना ये हो गया। ठीक है, चलिए और एक और देख लो, दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होती है उसको परिजीविता कहते हैं। ठीक है, परिजीविता किसको कहता है? ऑप्शन नंबर जो अपना ए है, पैरासिटिज्म। जब एक जीव को तो हो रहा हो लाभ और एक को हो रही हो हानि, उसको कहते हैं परिजीविता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि अपरदन सॉइल इरोजन की रोकथाम संभव है किन के द्वारा? ठीक है, तो दोस्तों पुनः वन रोपण के द्वारा भूमि अपरदन की रोकथाम यहाँ पे संभव है। अब वन रोकथाम से कैसे संभव है? कि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं ना, पेड़ों की जड़ें होती हैं, ये मिट्टी को पकड़ने का काम करती हैं, तो इनसे भूमि का अपरदन नहीं होता है। तो यही एक उपाय है भूमि अपरदन का, यहाँ पे भूमि अपरदन रोकने का। डार्विन का सिद्धांत क्या था? जल्दी से बताएं सभी लोग, डार्विन का सिद्धांत क्या था? तो नेचुरल सिलेक्शन दोस्तों। ठीक है, डार्विन का सिद्धांत क्या था? नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे था। अगला क्वेश्चन देख लो, आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों सरीसृपों और पक्षियों का संयोजन यहाँ पे कहलाता है आर्कियोप्टेरिक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन उत्पन्न होता है, इससे ओजोन, ठीक है, इसका निर्माण होता है। ठीक है, अब आपको बताना है, ओजोन परत हमारी जो पृथ्वी की परतें पाई जाती हैं, ठीक है, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, इनमें से किस परत में आपकी ओजोन पाई जाती है? आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है। क्लियर? चलिए, वन पारिस्थितिक तंत्र फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हरे पौधे क्या होते हैं? जल्दी से बताइए, वन पारिस्थितिक तंत्र में फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हरे पौधे क्या होते हैं? तो दोस्तों हरे पौधे होते हैं उत्पादक। ठीक है, हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। जब हरे पौधों को कोई शाकाहारी जीव खाता है, उसके बाद उन शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव खाता है, इस प्रकार से पूरी क्रिया चलती रहती है। चलिए तो दोस्तों ये हो गए आज के टॉप 30 अपने क्वेश्चंस। बार बार ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं आशा करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए होंगे। जो अपनी साइंस की सीरीज़ है डेली कंटिन्यू रहेगी। अब आपको डेली 10 बजे ये वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट खतरनाक MCQs रहेंगे। इसमें मिनिमम आपको 20 इसमें से सही करना है। ठीक है, और इतनी प्रैक्टिस कर लोगे आप तो आराम से PET में 5 नंबर में से 4 तो आए जाएंगे, और RRC ग्रुप डी में 25 में से आपके 22-23 नंबर आप कवर कर लोगे, क्योंकि इसमें प्रीवियस है, साथ ही साथ बाकी सारे क्वेश्चन हैं जो आपके साइंस में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।